पूरन एक संयुक्त परिवार का बेटा था। पूरन के कुल 4 भाई थे और पूरन के बाबा जी और पिताजी दोनों अभी जिंदा थे। पूरा बड़ा सा परिवार जिसमें करीब 20 से 25 लोग रहते हों, ऐसा भरा पूरा परिवार था। परिवार में सब खुशहाली थे, कमाते अलग अलग थे लेकिन खाना उनका एक साथ ही बनता था। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें पता भी चलेगा कि आज के जमाने में, आज के समय में हमें संयुक्त परिवार यानी कि इकट्ठा मिलजुल कर रहते लोग, ऐसे परिवार बहुत ही कम समाज में दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे परिवार एकाकी हो गए हैं, लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी को लास्ट तक सुनकर जाइएगा और कहानी में पिछली जिन लोगों का कमेंट आया था उनके नाम भी मैं आगे लूंगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनताना के तौर पर हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिलहाल बिना समय को गंवाए आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरन के कुल 4 भाई थे और सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। तीनों भाई उसके बाहर परदेश में कमाते थे। पूरन अकेला ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालता था और जो तीनों उसकी भाभियां थी उनसे पूरन को बहुत लगाव था और तीनों भाभियों को भी पूरन से बहुत लगाव था, क्योंकि पूरन ही उनकी पति की नामौजूदगी में उनकी सारे सामान कुछ लाना हो, घर की कोई समस्या हो, उनकी बच्चे की कोई बीमारी हो, यानी कि उनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां थी वो नैतिक जिम्मेदारियां पूरन बखूबी निभा रहा था। धीरे धीरे परिवार में और भी बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा हुए तो परिवार में खुशियां आई। तीनों भाई अब बीच बीच में परदेश से आते जाते रहते थे और पूरन को ये पूछ कर कि पूरन भाई, अगर कोई समस्या है, पैसे की कोई समस्या है, खेती बाड़ी में कोई समस्या है तो आप हमें बता दो। हमारे में से 1 या 2 भाई घर यानी कि गांव चला जाएगा और फसल के सीजन में जब गेहूं कटता था या गेहूं की बुआई होती थी, धान कटता था या धान की बेरन की लगवाई होती थी, रोपाई होती थी, तो तीनों चारों भाइयों में से कोई न कोई 1-2 मिलकर पूरन का हाथ बटाने के लिए गांव में पहुंच जाते थे। पूरे मोहल्ले और पूरे गांव नहीं, 2-4-10 गांव तक यह बात प्रसिद्ध थी कि पूरन के घर का जो मैनेजमेंट है, पूरन का घर जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा घर अब बहुत ही कम समाज में देखने को मिलता है, बहुत ही बिरले में देखने को मिलता है। धीरे धीरे अब समय और गुजरने लगा और पूरन भी अब जवान होने लगा। पूरन हष्ट पुष्ट, अच्छी बॉडी का, देखने में बहुत सुडौल और मेहनती शरीर, खेत में अपनी शरीर को खपाया हुआ इंसान, बहुत ही दृढ़ और मजबूत, एकदम लहलहाता हुआ जवान लगता था। पूरन जिधर से निकलता था लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, क्योंकि पूरन अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। समाज में वैसे तो उसकी सबसे बनती थी, लेकिन पूरन इधर उधर की बातों में, चौराहे बाजी में, चौराहे पर चाय पीना, चौराहे पर घूमने जाना, राजनीति में पढ़ना, इन सब कामों से कोसों दूर था। अब पूरन जब धीरे धीरे जवान होने लगा तो उसके पिताजी कहने लगे कि पूरन बेटा, अब तुम्हारी भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबा की उम्र करीब 90-95 साल की हो गई है। अब वो चलने फिरने में असहाय हो गए हैं और उनकी एक चाहत है कि उनके लास्ट नाती यानी पूरन की भी शादी उनकी आंखों के सामने हो जाए, उनके दुनिया छोड़ने के पहले हो जाए। पूरन वैसे अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरन कह रहा था कि मुझे हर वो चीज मिल रही है, समय से खाना मिल रहा है, लोग घर के परिवार के लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे अभी शादी की इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन पूरन की जब तीनों भाइयों की शादी हुई थी तब जमाना थोड़ा दूसरे टाइप का था, लेकिन अब जमाना थोड़ा दूसरे टाइप का आ चुका था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पूरन के दरवाजे पर आए दिन कोई न कोई पूरन को देखने वाला पूरन की शादी करने के लिए आने लगा। जब शादी का बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा तो पूरन के पिताजी ने उसके 3 बड़े भाइयों से सलाह ली
कि क्या पूरन की शादी अब कर देनी चाहिए, तो उसके तीनों भाइयों ने हाँ में बात करके अपने पिताजी से कहा कि हाँ पिताजी, अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, हमें पूरन की भी शादी समय से निपटा लेनी चाहिए, क्योंकि घर के जो मेन मुखिया हैं, घर के जो मेन गार्जियन हैं बाबा जी, उनकी भी उम्र अब हो चुकी है और वो भी कभी दुनिया छोड़ सकते हैं। पूरन को जब ये बातें बैठाकर उसके भाई घर जब छुट्टी आए तो समझाई, और पूरन के पिताजी और माताजी ने पूरन को जब समझाया तो पूरन भी मान गया, और पूरन की शादी गांव से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक कस्बे में एक अच्छे खासे धनाढ्य परिवार में तय हुई। होने के बाद शादी की तारीख निकली। अब तीनों भाई पूरन के परदेश से छुट्टी लेकर शादी के 10 दिन पहले अपने घर पर चले आए। घर पर आने के बाद उन्होंने शादी के कार्ड बांटना, लोगों को निमंत्रण देना, कहां पे क्या कैसे कौन लोग आएंगे और बारात में कौन कौन लोग जाएगा, सब कुछ लेखा जोखा तैयार कर लिया। और जिस तारीख पे पूरन की शादी तय हुई उस तारीख पे बड़े धूमधाम से पूरन की बारात निकली, क्योंकि पूरन अपनी मेहनत से, अपने लगन से अपने भाइयों के दिल में वो जगह बना चुका था जो शायद ही आज के जमाने में एक भाई किसी दूसरे के भाई के दिल में जगह बना पाता है। क्योंकि पूरन के तीनों जो बड़े भाई थे वो ये जानते थे कि पूरन ने उनके लिए क्या क्या किया है। पूरन जब वो नहीं रहते थे तो उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लाना, खेती का काम करना, उनकी पत्नियों को कहीं अगर मायके जाना है, कहीं शादी है, नाते रिश्तेदारी का सारा काम पूरन ही संभालता था। तो उनके भाइयों ने इस शादी में दिल खोलकर खर्चा किया, क्योंकि उनके सबसे छोटे भाई की शादी थी और उनके घर में ये अंतिम शादी थी। इसके बाद अगर अब शादी पड़ती तो उसके तीनों बड़े भाइयों के जो बच्चे थे वो जब बड़े होते, यानी कि उसके पूरे घर में अब 18-20 साल बाद शादी पड़ती। बड़े ही धूमधाम से बारात जनवासे में पहुंची, सबको पानी पत्ता कराया गया। जब सबने पानी पत्ता किया तो आगे द्वार की चार की रस्म अदा की गई। रीतियों के अनुसार से रात में पूरन की धूमधाम से शादी हुई। अगले दिन पूरन की दुल्हन पूरन के घर आई और अगले दिन तीनों भाइयों ने मिलकर घर पर ही एक बहु भोज का, जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, उसका प्रोग्राम रखा था। अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक से गुजर गया। अब सब अपने अपने रास्ते जाने लगे। उसके तीनों भाई भी धीरे धीरे परदेश जाने लगे। जहां पर वो ड्यूटी कर रहे थे वहां वो लोग कुछ दिन बाद चले गए और अपनी ड्यूटी धीरे धीरे ज्वाइन कर ली। अब कुछ दिन बाद जब उसके भाई लोग पूरन को पैसा भेजने लगे तो पूरन की पत्नी ने एक दिन पूरन से पूछा कि तुम क्यों नहीं कमाते हो, तुम्हारे भाई ही तो कमा रहे हैं, क्या जब ये कमाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो सारा पैसा तुम्हें दे देंगे? तुम अपनी कमाई पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, अपने भाइयों पर ही आश्रित क्यों रहते हो? पूरन को ये बात पहले तो बहुत बुरी लगी, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी नई नवेली पत्नी पूरन का पूरी तरीके से दिमाग, पूरा माइंड वॉश करने लगी और धीरे धीरे पूरन जो तन्मयता अपने परिवारी जनों के लिए, अपनी भाभियों के लिए, उनके बच्चों के लिए दिखाता था, तो सारी चीजों में पूरन के अंदर धीरे धीरे कमी आने लगी, क्योंकि उसकी पत्नी हर बात पर पूरन का हाथ पकड़ लेती थी और हर बात पर पूरन को पकड़ लेती थी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि चारों भाइयों में आपस में वैमनस्यता बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब पूरन ने अपने सबसे बड़े भाई को कह दिया कि भैया, मैं अब आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, आप या तो परदेश से अपनी नौकरी छोड़कर आकर अपने बीवी बच्चों को देखिए, नहीं तो मैं आपकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। जब उसके बड़े भाई ने ये बात सुनी तो उसको एक बार धक्का सा लगा कि जो पूरन पूरे परिवार के लिए जान देने के लिए राजी रहता था, आखिर वो शादी के 6-7 महीने के बाद ही उसका दिमाग कैसे एक बैक करवट ले लिया, उसका दिमाग एक बार कैसे बदल गया। अब धीरे धीरे उसने और भाइयों को भी किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे कि उनके बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना,
छोड़ना, दवा लाना, उनको नाते रिश्तेदारी ले जाना और शादी ब्याह के फंक्शन में पहुंचाना, सब कुछ पूरन ने धीरे धीरे अपने पत्नी के कहने पर बंद कर दिया। तीनों भाई परदेश से वापस आते हैं और चारों एक बार आपस में बैठकर प्यार से मशवरा करते हैं कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। इसी बीच उनके बाबा जी का, जो कि 90-95 साल की उम्र के हो गए थे, उनका देहावसान हो गया। अब चारों भाइयों ने मिलकर देहावसान में उनके जो क्रियाक्रम होता है, 13वीं संस्कार होता है, चारों भाइयों ने मिलकर करने की सोची। तब जब बारी आई पूरन की, तब तीनों भाइयों ने कहा कि भाई साहब इतना इतना खर्चा आ रहा है, आप कैसे दोगे। तब पूरन ने कहा कि भाई साहब मैं आप लोग जो भेजते थे उससे घर का खर्चा चलाता था, खेती का खर्चा चलाता था, मैंने तो बाहर जाकर पैसे कमाए नहीं, और पैसे ना कमाने की वजह से मैं सिर्फ शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत ही कर सकता हूं, बाकी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तीनों भाइयों के अंदर अब बदले की आग जाग चुकी थी और तीनों भाइयों के अंदर अब वो प्रेम निश्चल नहीं रह गया था। उन्होंने कहा कि तुम चाहे जैसे करके जितना पैसा तुम्हारे हिस्से में आ रहा है वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब जब ये बातें पूरन अपनी पत्नी से बताता है तो पूरन की पत्नी उससे कहती है कि मैं इसीलिए तुम्हें पहले से रोक रही थी क्योंकि तुम्हारे भाई अंत समय में तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, और हुआ भी ऐसा। आज जब ये लोग इसमें तुमसे हिस्सा मांग रहे हैं तो आगे चलकर अगर तुम ऐसे ही रहते जैसे पहले तुम्हारा बर्ताव था तो तुम न घर के रहते न घाट के रहते, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता था। पूरन को बातें समझ में आ चुकी थी। अब आए दिन उसकी पत्नी पूरन को समझाती रहती थी। अब पूरन पूरी तरीके से समझ चुका था। पूरन के तीनों भाइयों में अब वो प्रेम नहीं रह गया था। तीनों की पत्नियां पूरन और पूरन की पत्नी से अलगाववादी विचारधारा में बात करने लगी थी। ऐसी बातें होती थी जैसे ऐसा लगता हो कि इनमें बहुत जन्मों जन्मों की दुश्मनी है। चारों भाइयों में अब विचारधाराओं का फर्क था, चारों भाइयों की पत्नियों में विचारधारा और आदतों का फर्क था। पूरा परिवार जो किसी समय में बगल के 10-20 गांव में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था संयुक्त परिवार होने की वजह से, वह अब सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से टूटकर धीरे धीरे ऐसे बिखर रहा था। उसकी पूरे गांव में, बगल में, समाज में ऐसी जगहसाई हो रही थी जैसी शायद किसी परिवार के साथ कभी भी ना हुई हो। आखिरी में उसके पिताजी भी आए पूरे परिवार को एकजुट करके रहने के लिए, लेकिन अब उनकी भी नहीं चलने वाली थी क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और फिर तीनों भाई परदेश से छुट्टी लेकर आते हैं और चारों भाइयों का आपस में अलग अलग हिस्सा बढ़ जाता है। इस पूरी कहानी में जहां पर पूरन की पत्नी की गलती थी, पूरन की पत्नी शादी होने के आने के बाद यदि उन लोगों को अपने जेठानी के बच्चों को अपना मानती पूरन की तरह, तो शायद परिवार टूटने से बच जाता। पूरन यदि अपनी पत्नी की बात ना मानता तो शायद परिवार टूटने से बच जाता। पूरन के तीनों भाई अगर एक बार ये सोचकर छोड़ देते पूरन को कि चलो कोई बात नहीं, इसने हमारे लिए बहुत त्याग और तपस्या की है तो हमारा सगा छोटा भाई, तो परिवार टूटने से बच जाता। दोस्तों, ये एक कहानी ही नहीं, आज के समाज की हकीकत है। ऐसे ही घर जो संयुक्त होते थे, परिवार बहुत हंसी खुशी के साथ रहता था, आज के समाज में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो घर जो कभी खुशी से गुलजार हुआ करते थे, वहां बचा है तो सिर्फ अपना अपना और एकाकीपन। दोस्तों, फिलहाल मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने हमें पिछली वीडियो में सपोर्ट किया था, कमेंट किया था। उनके नाम है संजय मंडल, जो कि बिहार से जिनका कमेंट आया था। उसका नाम है प्यारे लाल शुक्ला, जिन्होंने हमारी वीडियो पर अमेठी से कमेंट किया था। फिलहाल आप पूरी कहानी किस जिले और किस राज्य से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ना भूलें कि हम अगली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका नाम हम अगली वीडियो में लेंगे। तो उम्मीद यही रहेगी कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी तमाम कहानियां आपको चैनल पर मिल जाएंगी।
ऐसी कहानियां मैं हमेशा लाता रहता हूं। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।